म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का मजा तब आता है जब हमको समझ में आता है कि म्यूचुअल फंड्स आखिर काम कैसे करते हैं। हर फंड का एक अलग स्ट्रैटेजी होता है, एक अलग रिस्क होता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स को चूज कैसे करना है, कि हमारे लिए सबसे अच्छा फंड कौन सा है, और ये भी समझना है कि ऐसे कौन से बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसके अलग अलग टाइप्स को समझना जरूरी है। अब वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है कि उसका एसेट क्लास क्या है, उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आ गया इक्विटी फंड्स, फिर आ गया फिक्स्ड इनकम फंड्स, फिर आ गया हाइब्रिड फंड्स। तो सबसे पहले समझते हैं इक्विटी फंड्स क्या होता है। इक्विटी फंड्स ना मेजरली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कैपिटल अप्रिसिएशन का। इसमें किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? जो हाई रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं प्लस लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अब इसकी अलग अलग कैटेगरीज है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। कुछ होते हैं सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स। वो फंड्स रिटर्न तो बहुत ज्यादा देते हैं लेकिन साथ में बढ़ जाता है रिस्क भी। तो हर एक की रिस्क प्रोफाइलिंग अलग अलग होती है। अपन को समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि अपने लिए कौन सी प्रोफाइल बेस्ट है और अपन किस तरह के फंड में एंटर करना चाहते हैं। फिर आते हैं फिक्स्ड इनकम फंड। अब ये डेट सिक्योरिटीज जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब इनमें क्या होता है, फिक्स्ड इनकम आपको मिलती रहेगी, रिस्क बहुत कम रहता है। तो ये किसके लिए? जिनकी रिस्क एपेटाइट बहुत कम है। अब इसके अंदर सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, म्युनिसिपल बॉन्ड, सारे बॉन्ड्स वाली चीजें आ गई। जिनको एक कम रिटर्न चलेगा लेकिन रिस्क उनको नहीं बढ़ाना है, उनके लिए ये फंड्स होते हैं। थर्ड आ जाते हैं अपने हाइब्रिड फंड्स। अब ये होते हैं इक्विटी और डेट का मिक्स। तो आपके इनकम और ग्रोथ को प्रोपोर्शनेट रखते हैं और अच्छे से, जिनको मॉडरेट रिस्क लेना है, जिनको ना ज्यादा रिस्क लेना है ना कम रिस्क लेना है, जिनको मॉडरेट रिटर्न और मॉडरेट रिस्क चाहिए, बिकॉज रिस्क एंड रिटर्न मूव हैंड इन हैंड, उनके लिए ये वाले फंड्स ज्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं। तो अब क्योंकि अपन समझ चुके हैं इन तीन टाइप्स ऑफ फंड्स को, अब शायद अपन थोड़ा बेटर डिसीजन ले पाएंगे वाइल सेलेक्टिंग म्यूचुअल फंड्स। अब जब 2024 के लिए आपको अपने फंड्स डिसाइड करने, इन्वेस्टमेंट डिसाइड करने, सबसे पहले अपने गोल्स डिसाइड करो। जिस फंड में आप इन्वेस्ट करो उसका आउटकम आप क्या चाहते हो, वो गोल्स होते हैं। अब वो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म भी हो सकते हैं। मान लो कि बच्चे की पढ़ाई करवानी है, ये करवाना है, वो करवाना है। कुछ लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है मेरे को। तो आपको गोल समझने पड़ेंगे अपने, उसके अकॉर्डिंग अपन बैक कैलकुलेट करके फंड्स निकाल के आएंगे कि अच्छा इन फंड्स में हमको इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, बिकॉज वी वांट टू अचीव सर्टेन गोल्स। आपके गोल्स है ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स को शेप देते हैं। फॉर एग्जांपल इसी केस में अगर मान लो आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप ये नहीं कर सकते अरे मैं बहुत रिस्क ले लूं। आप क्या करोगे? एक मिक्स्ड हाइब्रिड फंड में जाओगे, थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क चलेगा, मॉडरेट रिटर्न के हिसाब से मुझे एक छोटे टर्म के अंदर मेरे बच्चे के लिए फंड सिक्योर करने हैं उसकी आगे की पढ़ाई के लिए। लेकिन वहीं पे जब बात आएगी एक रिटायरमेंट प्लानिंग की, एक लॉन्ग टर्म गोल की, तो मैं बोलूंगा यार मैं इक्विटी फंड्स में जाता हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा अप्रिसिएशन चाहिए, एक बड़ा रिटायरमेंट फंड मुझे क्रिएट करना है और मेरा टाइम होराइजन भी काफी ज्यादा है, तो मेरे लिए सूट करेगा एक अच्छा इक्विटी फंड। तो डिपेंड्स ऑन गोल्स कि आप किस टाइप का फंड चूज करते हो। नेक्स्ट अपने को फैक्टर करना है रिस्क टॉलरेंस का। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, रिस्क के साथ आपका रिश्ता कैसा है। क्या आप बहुत ही कंजर्वेटिव इंसान हो कि नहीं मुझे तो बहुत ही कम रिस्क लेना है, या आप थोड़े एग्रेसिव खेल सकते हो, नहीं मुझे हायर रिटर्न चाहिए तो मैं हायर रिस्क लेने को भी रेडी हूं। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस कम है तो आप ये बोलोगे कि यार मैं डेट फंड्स की तरफ जाता हूं, ताकि रिस्क कम है कोई बात नहीं लेकिन रिटर्न भी अपने को मॉडरेट मिलता रहेगा, या मिलेगा तो सही। सेकंड ऑफ ऑल, अगर आप थोड़े एग्रेसिव हो कि नहीं यार मुझे तो बड़े रिटर्न्स कमाने, मेरे को रिस्क से फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत यंग हूं और मेरे पास अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं इक्विटी फंड्स की तरफ जाता हूं जहां पे अप्रिसिएशन काफी ज्यादा हो सकता है। या फिर और एग्रेसिव जाना है तो मैं सेक्टर स्पेसिफिक फंड में घुस जाऊंगा कि मुझे लगता है कि इस टाइम पे ईवी सेक्टर के अंदर है तो मैं ईवी स्टॉक्स में पैसा डालूंगा। मुझे लगता है फार्मा सेक्टर काफी अच्छा ग्रो हो सकता है, मैं फार्मा स्टॉक्स में पैसा डालूंगा। मुझे लगता है कि अरे नहीं अभी तो ये रियल एस्टेट सेक्टर काफी बूम कर सकता है तो मैं रियल एस्टेट सेक्टर में डालूंगा। अब अगेन रिस्क क्यों बढ़ गया कि ये स्पेसिफिक सेक्टर में कुछ भी चेंज हुआ तो वो रिस्क इतना बढ़ जाता है कि आपका डाउनफॉल भी काफी मैक्सिमम हो सकता है, बट दैट इज द रिस्क सम पीपल आर विलिंग टू टेक। तो डिपेंड्स ऑन कि आपका रिश्ता रिस्क के साथ कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उससे अलाइन करने पड़ेंगे अपने को आपके फंड्स और आपके फाइनेंशियल गोल्स। अब तीसरा अपने को कंसीडर करना है टाइम होराइजन। अपने को कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहना है किसी भी पर्टिकुलर फंड के अंदर। अब मान लेते हैं मुझे बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है, मेरा लॉन्ग टर्म कोई गोल नहीं है, मेरा एक बहुत शॉर्ट टर्म गोल है। तो हो सकता है एक लिक्विड फंड, जिसको हम ये बोलते हैं कभी भी आप लिक्विडेट कर सकते हो, कोई ज्यादा रिस्क नहीं होता, थोड़ा काफी कंजर्वेटिव फंड होता है, आप उसके अंदर पैसा डालोगे। लेकिन कोई आता है मुझे बोलता है कि अरे मेरा ना 10 साल से ऊपर का गोल है, तो एक लॉन्ग टर्म फंड की तरफ जाएगा। तो मैं इक्विटी सजेस्ट करूंगा कि यार आप थोड़ा सा रिस्क भी ले पाओगे और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको ओवरऑल रिटर्न्स काफी अच्छे मिल जाएंगे। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कहां पे इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपका टाइम होराइजन डिसाइड करेगा कि आप कौन से वाले फंड की तरफ रुख कर सकते हो। तो ये तीन फैक्टर्स हमने कंसीडर किए कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है और आपका टाइम होराइजन क्या है। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं बिफोर कंसीडरिंग टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। नाउ
अब जाते हैं कुछ और मेट्रिक्स पे जो हमको समझना बहुत जरूरी है बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। जब मेट्रिक्स की बात आती है अपने को चेक करना पड़ेगा अलग अलग म्यूचुअल फंड्स ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो आप उनकी पास्ट परफॉर्मेंस चेक करोगे कि उन्हें किस सिचुएशन में कैसा रिटर्न दिया है। इसमें कई लोग गलतियां करते हैं, वो जाते हैं पास्ट में हाईएस्ट परफॉर्मिंग फंड देखते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप मान लो कि आप ऐसा फंड देख रहे हो जिसमें आप बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो फंड, तो आप क्या करोगे, आप अपने निफ्टी 50 इंडेक्स के रिटर्न से उसको कंपेयर करोगे। सेकंड चीज आप क्या देखते हो, आप मॉर्निंग स्टार या जितनी भी अलग अलग कंपनी जो रेटिंग एजेंसीज है ट्रस्टेड, उनमें आप देखो कि आप कितनी रेटिंग वाली फंड के साथ जा रहे हो। 1 to 5 की रेटिंग होती है, 5 मतलब बहुत अच्छा, 1 मतलब बहुत बुरा ऑफ कोर्स। तो ये चीजें आपको कंसीडर करनी है कि पास्ट में परफॉर्म कैसा किया है उनके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क के अकॉर्डिंग। सेकंड, उनकी रेटिंग्स क्या क्या है। इससे हम डिसाइड करेंगे कौन से फंड को चूज करना है आफ्टर डिसाइडिंग द गोल, जैसे हमने बात की रिस्क एपेटाइट एंड टाइम होराइजन। तो परफॉर्मेंस देखने के बाद अपने को अब कॉस्ट कंपैरिजन करना है। अब कॉस्ट के अंदर काफी सारी चीजें आती है, जैसे एक्सपेंस रेशियो आता है, फ्रंट एंड बैक एंड का लोड आता है, उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन फीस आती है। सबसे पहले आते हैं एक्सपेंस रेशियो पे। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, ये फंड को मैनेज करने की एनुअल फीस होती है जो सब में डिवाइड हो जाती है। सपोज आपने 10,000 इन्वेस्ट किए, 2% का आपका एक्सपेंस रेशियो है। अगर मान लो 2% का एक्सपेंस रेशियो तो आपको मिलेंगे 25,894, लेकिन अगर इसी को मैं 2% से 1% कर दूं आपको मिलेंगे 28,986, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, 12% का डिफरेंस हो गया। इतना सिग्निफिकेंट इंपैक्ट होता है एक वन मेट्रिक ऑफ कॉस्ट विच इज एक्सपेंस रेशियो का। अब आ जाते हैं सेकंड विच इज फ्रंट एंड और बैक एंड लोड। अब इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली आप जब भी कुछ परचेज करते हैं म्यूचुअल फंड में, कुछ यूनिट्स परचेज करते हैं या फिर कुछ सेल करते हैं, तो उसके सेल्स चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपीज कहीं इन्वेस्ट किए, मेरा 3% फ्रंट लोड चार्ज था। इसका मतलब कि जब मैं बाय कर रहा हूं तो फ्रंट लोड चार्ज आएगा 3% का, विच इज 10,000 का 3% इज इक्वल टू 300 रुपीज। तो आपको यूनिट्स अलॉट होंगे 9,700 रुपीज के। सेम जब आप सेल करोगे तो सेल्स पे बैक एंड आपको लोड लगेगा, तो उसको उसके जो सेल्स चार्ज होंगे जो भी परसेंटेज में, वो आपको सेल्स करते टाइम पे लगेंगे और जो रिमाइंडर अमाउंट होगा वो आपको क्रेडिट होगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर। फिर आता है ट्रांजैक्शन फीस पे। अब ये एक फिक्स्ड फीस होती है, जब भी बाय या सेल आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हो ट्रांजैक्शन फीस आपको लेता है। जैसे मान लो 50 रुपीज ट्रांजैक्शन फ्लैट फी है, 100 रुपीज ट्रांजैक्शन फ्लैट फी है। तो आपको अब ये कंपेयर करना है कहां से आपको ट्रांजैक्शन फीस मिनिमम लग रही है या नहीं भी लग रही है किसी किसी केस में, तो वो आपको कंपेयर करते हुए चलना है। ये भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट पड़ता है आपके डिसीजन के अंदर कि आपको कौन सा फंड सेलेक्ट करना है। आपका अगला और आखिरी कदम है अपने फंड मैनेजर को जानो। आपके फंड मैनेजर को कितना एक्सपीरियंस है, उसने कैसे कितना जल्दी अडेप्ट किया कुछ फाइनेंशियल चेंजेस के बाद। मान लो कोविड आया, उसके बाद कौन से फंड मैनेजर ने जल्दी से अडेप्ट करके अपने फंड में चेंजेस किए कि थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच पे चले गए। तो आपको ये सब चीजें इवैल्यूएट करनी है, उनका देखना है कि उन्होंने पास्ट में कैसे रिटर्न्स दिए हैं, उनके रिटर्न्स को उनके रेस्पेक्टिव फंड के बेंचमार्क रिटर्न से कंपेयर करना है। तो आपको पता लगेगा कि मान लो कोई ऐसा फंड है जो एक फंड मैनेजर टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके रिटर्न्स है 10% और बेंचमार्क जो निफ्टी 50 है उसके रिटर्न्स है 12% के। इसका मतलब उस फंड मैनेजर ने शायद अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग हो गया वहां। तो आपको फंड मैनेजर को भी जानना पड़ेगा कि भैया ये फंड मैनेजर कितना अच्छा है जो इस मेरे पूरे फंड को मैनेज करने वाला है। तो ये सब चीजें अपन ने समझी कि आपकी रिस्क टॉलरेंस क्या है, आपको कितने रिटर्न्स चाहिए, आप कितने टाइम तक इन्वेस्ट कर सकते हो, कॉस्ट क्या है, आपकी एक्सपेंस रेशियो क्या है, आपकी ट्रांजैक्शन फीस क्या है, आपकी फ्रंट एंड और बैक एंड की लोड क्या है, और आपका फंड मैनेजर कैसा परफॉर्म कर रहा है। इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद अपने को डिसाइड करना चाहिए कौन से म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये तो हो गई क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी। अब आ जाते हैं मेन बात कि हमको कुछ फंड्स के बारे में बताओ, उनकी डिटेल्स बताओ कि ये फंड्स का कैसा परफॉर्मेंस है, हमको कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब आते हैं इस पे। ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद अब कौन सा फंड बेस्ट है। अब बेस्ट बोलना बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है, लेकिन हाँ फ्लेक्सी कैप फंड्स बड़े इंटरेस्टिंग है। इनको मेजरली क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसी भी स्पेसिफिक मार्केट कैप में इन्वेस्ट करने की, और ये बहुत स्मार्टली वोलेटिलिटी और रिस्क को मैनेज करते हुए चलते हैं। और इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है इनकी अडेप्टेबिलिटी। किसी भी तरह का इन्वेस्टर हो, कोई भी हो, वो फंड मैनेजर फ्लेक्सिबल है कहीं से भी फंड्स को शिफ्ट करने के लिए, कोई भी मार्केट कंडीशन को अडेप्ट करने के लिए। तो काफी फ्रीडम जब मिल जाती है तो आपका रिटर्न्स भी उस अकॉर्डिंग बढ़ते रहता है। तो हमने आपके लिए चूज किए हैं 4 फ्लेक्सी कैप फंड्स जिनकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो द फर्स्ट वन इज ICICI Pru फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड जुलाई 2021 में शुरू हुआ था। पहले साल में इसने 20.25% का रिटर्न दिया था, जो कैटेगरी एवरेज था 16.82% था, उससे भी काफी ज्यादा है। फिर उसके बाद इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.73% है, विच इज
डिसेंट। कैटेगरी एवरेज 2% होता है, उससे कम है तो अपन डिसेंट बोलेंगे इसको। इस फंड में ना इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ही अच्छा मिक्स है। इसका लार्ज कैप बायस 53.85% है, विच इज गुड। इस फंड को मैनेज करते हैं रजत चांडक, जो कि सेम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अंदर काफी सारे फंड्स मैनेज करते हैं और उनका एक काफी अच्छा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है। दूसरा है अपना HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। अब ये फंड इंडिया का है जिसमें 39,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। ये फंड आई थिंक 26 साल से ज्यादा पुराना है। इस फंड का ना काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। लास्ट 5 साल में 17.81%, लास्ट 10 साल में 16.98% है। कैटेगरी एवरेज रिस्पेक्टिवली 15.29% और 16.04% था, तो काफी अच्छा रिटर्न्स है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.59 है और काफी अच्छा डिसेंट है। कैटेगरी एवरेज अगेन 2% है इधर भी। इस फंड में इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का अच्छा मिक्स है। लार्ज कैप रेशियो 62% के आसपास है, मेरे ख्याल से 63.28% है। इस फंड को रोशी जैन मैनेज करते हैं और ये काफी पुराने एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स में आते हैं इंडिया के। नेक्स्ट अपन आते हैं कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड के ऊपर। अब इसके अंदर क्रिसिल से इसने 3 रेटिंग मिली है इसको, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस है इसके बाकी रिस्पेक्टिव पीयर्स से। इसका लास्ट ईयर में आई थिंक 12.77% रिटर्न दिया इन्होंने। कैटेगरी एवरेज 16.9% था, उससे काफी कम है, लेकिन बेंचमार्क रिटर्न 9.46% से काफी ज्यादा है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.72%, अगेन डिसेंट। कैटेगरी एवरेज 2% है। इसमें भी लार्ज कैप का बायस 61.32% है, थोड़ा सा ज्यादा है। इस फंड को श्रीदत्त सर और प्रणव गोखले मैनेज करते हैं और उनका काफी डिसेंट एक्सपीरियंस है। लास्ट वन जो है वो है फ्रैंकलिन का फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड को वैल्यू रिसर्च ने 4 की रेटिंग दी है, विच इज वेरी वेरी गुड। इस फंड का परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर में 18.02% इसका रिटर्न रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज 16.78% से काफी ज्यादा है। इसके एक्सपेंस रेशियो 1.79%, कैटेगरी से काफी कम है 2% से, बट डिसेंट है। इस फंड में लार्ज कैप का बायस 59.18% है, विच इज अगेन डिसेंट। इस फंड को आर जनकिरमन मैनेज करते हैं और साथ में रजासा काकुलवरपू मैनेज करते हैं, पार्डन मी इफ द प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग, जो फ्रैंकलिन के अंदर काफी सारे बड़े फंड्स मैनेज कर चुके हैं और उनका भी काफी बड़ा एक्सपीरियंस है। तो यार फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना अपने लिए बेनिफिशियल हो सकता है काफी ज्यादा, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एडेप्टेबिलिटी। तो यार हमने अपने अकॉर्डिंग 4 बेस्ट फंड्स तो आपको बता दिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट ना काफी पर्सनल चीज होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना या फिर एक्सपर्ट से एडवाइस लेना। तो आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी म्यूचुअल फंड्स में। फ्लेक्सी कैप फंड्स फॉर स्टार्टर्स काफी अच्छा है, ठीक है। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.